क्या ग्रुप डी एम्प्लॉय को 1 साल बाद ज्वाइनिंग के बाद सेटिस्फेक्शन होता है अपने जॉब से? और क्या ग्रुप डी से टीटी या टीसी बन सकते हैं क्या? देखो अब मेरा आई 6/9 6/18 है, मैं टीसी बन सकता हूँ क्या? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ बिलासपुर स्टेशन, ठीक है, एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने। जो सर आज इंटरव्यू दिलाएंगे वो 2018 में जो ग्रुप डी परीक्षा हुई थी उसको पास करके आज के डेट में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिए हैं। लेकिन आज के डेट में मैं उनसे सिर्फ ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें कि बच्चे लोग सेलेक्ट हो जाएं और इन्होंने कैसे तैयारी किए हैं, इस पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए पूरा एक एक डिटेल लेते हैं। सर, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम मंजीत सिंह गौतम है जी। और कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं जांजगीर चांपा जिले से कापन गांव का हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से ही है। हाँ। जी जी। तो सर, आपका कैटेगरी क्या है? ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर। अच्छा सर, आप ये बताना चाहेंगे कि आपने इसकी तैयारी कब से शुरू की? 2018 में मैंने कॉलेज पास आउट किया था। अच्छा। तो तुरंत ही उसी टाइम मेरे ख्याल से मार्च में हम लोग पास हो गए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद लोको पायलट और गार्ड और क्या बोलते हैं ग्रुप डी, जी जी, दोनों का एक साथ निकला था, तो उसी का तैयारी कर रहे थे। सर, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? इंजीनियरिंग पास आउट। देखिए दोस्तों, बी कैंडिडेट किसमें, कौन से विभाग? बी मैकेनिकल बी। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना पढ़ाई है, कुछ नहीं। बी मैकेनिकल तक ग्रुप डी स्टाफ लोग ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सर, आप ये बताना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब था? मेरा एग्ज़ाम 2018 में 22 अक्टूबर था। अच्छा, सेकेंड शिफ्ट में थे। इस शिफ्ट का दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो उसमें मिल जाएगा आप लोग को 22 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का। और आज के डेट में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं दोस्तों, उसका लास्ट में आप लोग टेक्स्ट बुक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप शाम को आप लोग को उसका सारा क्वेश्चंस अपलोड हो जाता है मेमोरी बेस, ठीक है। उसमें आप लोग अपना ऑल ओवर इंडिया रैंक पता करें, ठीक है। टेक्स्ट बुक अभी बेस्ट चल रहा है, उसका लेवल भी काफ़ी सुधरा है। मैं खुद आप लोग को रिकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक यूज़ करने के लिए। सर, आप कौन सा टेस्ट सीरीज़ यूज़ करते थे उस समय? हाँ, टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक, और तो कुछ था भी नहीं उस टाइम पे जानकारी में। अभी तो बहुत सारी आ गई हैं। जी जी। लेकिन टेक्स्ट बुक ही तब भी फेमस था, आज भी अच्छे तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। सर, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चंस? मेरा करीब वहाँ पे 70 के करीब था कुछ अटेम्प्ट। एग्जैक्टली तो नहीं पता है अभी, लेकिन ये याद है कि मेरे को सिर्फ 8 उसमें गलत हुए थे। अच्छा। और रॉ मार्क्स मेरा 63-64 के अराउंड था। अच्छा। और नॉर्मलाइजेशन हो गया 72 मार्क्स में था। हुआ था और कट ऑफ 70 के ओबीसी का। ओबीसी। अच्छा सर, ये डीवी के लिए कट ऑफ रहा होगा? हाँ हाँ, है ना। फिजिकल के लिए थोड़ा फिजिकल के लिए कम था। फिजिकल होने के बाद कुछ 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, बढ़ जाता है। फिजिकल के लिए दोस्तों बिलासपुर जोन में 66 कट ऑफ गया था। और जैसे सर बता रहे हैं 70, तो लगभग वैसे ही 69 ओबीसी का गया था कट ऑफ। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप लोग का फिजिकल में के लिए आता है तो समझिए कि आपका नंबर 2 से 3 नंबर या 4 नंबर प्लस में होना चाहिए। उसमें आप लोग की संभावना बढ़ जाएगी, और उससे अच्छा होता है तो और अच्छी बात है। तो सर से पूरा जानेंगे कि बुक्स कौन कौन यूज़ करते थे सर उस समय? मैथ्स के लिए जनरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण उतना तकलीफ तो नहीं था। जी जी। RS अग्रवाल ही यूज़ किए थे। अच्छा। और बाकी साइंस के लिए NCERT ज़्यादा पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। और बाकी टेक्स्ट बुक से टेस्ट काफ़ी दिए। मैं टेस्ट से भी ज़्यादातर का ट्राई किया था। कितना आ जाता रहा होगा सर टेस्ट में? क्योंकि टेस्ट में शुरुआत में तो मेरे टेस्ट में थोड़ा सा कम आता था, स्पीड थोड़ा स्लो हुआ करता था। अच्छा अच्छा। लेकिन टेस्ट दिलाने के बाद अच्छा मार्क्स आते थे, 70 के करीब चले जाता था वहाँ पे। 70 के करीब हो जाता था। हाँ, वही परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में भी दिखा। जी जी। उसी कारण लगभग वैसे ही क्वेश्चन था। जी जी। सर, अभी क्या आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखे होंगे, साइंस काफ़ी थोड़ा सा थियोरेटिकल आ रहे हैं। जी, तो आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे कैंडिडेट्स लोग को, क्या प्रीफर करें? जैसे आप NCERT बोल रहे हैं, तो NCERT में कैसे पढ़ाई करें NCERT को? अब क्या है, थोड़ा समय के साथ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। तो NCERT के साथ साथ मतलब थोड़ा सा उसको डीप में पढ़ना ज़रूरी है। बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को आप क्लियर करना है तो बेसिक तो पहले पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से ऊपर भी अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल तो लगभग नहीं के बराबर ही आता है। बिल्कुल। तो सर, आप ये बताना चाहेंगे कि आपने जैसे आपका ये सब निकल गया, उसके बाद फिजिकल के लिए तैयारी जो की, तो फिजिकल के लिए कितने दिन की तैयारी? फिजिकल के लिए एक महीना में हो गया था।
अच्छा। जनरली मैं तो पहले से खेलता कूदता भी नहीं था ज़्यादा। कुछ याद होगा सर कि कितना किलोमीटर दौड़ना था? उसमें 4 मिनट 15 सेकंड में था 1000 मीटर 1 किलोमीटर। बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे जी। और 2 मिनट में 30 किलो का वजन लेके 35 किलो बोरी 35 किलो बोरी उठा के 100 मीटर चलना था। 100 मीटर दौड़ना था। हाँ, चलना था या दौड़ना था, जो भी है। 2 मीटर का समय था उसमें। ये 2 मिनट का समय था। बोरी दौड़ तो आराम से हो जाता है। हाँ हाँ, वो आसानी से हो जाता है। हाँ। रनिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के तो दोनों नहीं होता है। अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस करने में हो गया था। सर और ये बताना चाहेंगे कि फिजिकल के बाद आपका डीवी हुआ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता होगा जनरली? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनरली 10th का तो उसमें सर्टिफिकेट है। और बाकी अगर आप उससे ज़्यादा जितना भी पढ़े हैं उसका सारा सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बिल्कुल। ताकि आगे आप अगर डिपार्टमेंट में कुछ होता है तो वो काम आता है आपका। और OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ा था। ये जिस कैटेगरी के हो उस कैटेगरी में OBC आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप एक सर बहुत अच्छा बात की अभी कि क्या बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों आप लोग जब ज्वाइनिंग करेंगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में, आप अगर 10th अगर आप लोग भले ही ग्रुप डी पोस्ट क्या है 10th वाली पोस्ट है, लेकिन 10th मांगता है, लेकिन आप लोग अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी होगा आपका BSc होगा BE BTech होगा टोटल लगाएंगे, क्योंकि आप लोग को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में फिर उससे सहायता मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे DPO वाले लोग यूज़ लगाते हैं ना पूरा। हाँ HRMS में। जी DPO में सारा जमा होता है वो आपके मतलब वो सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ता है। वो सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ता है। दोस्तों ये आपको काम आएगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के टाइम में। बिना आप अगर उसमें नहीं है तो बाद में भी जुड़ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि DV के टाइम पे ही जुड़ना ज़्यादा सही रहता है। और सर DV के बारे में तो काफ़ी अच्छा जानकारी आपने बता दिया। उसके बाद मेडिकल के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या हुआ। मेडिकल मेरा 2 मई को था। 2 मई 2018 नहीं 2 मई 2019 सॉरी 2 मई 2019। तो उसमें क्या होता है कि ग्रुप में एक साथ बुलाया जाता है। हाँ। 25 लोग का या फिर ग्रुप रहता है तो 25 करके मतलब 75 लोग को टोटल उस दिन रहता है। जिसमें 25 बिलासपुर में होते हैं, 25 नागपुर में, 25 रायपुर में। तो उस हिसाब से 25 मेरा नागपुर में था। आपका भी नागपुर में ही था, हम लोग साथ में थे। साथ में मेडिकल हुए दोस्त। हाँ, तो वहाँ हम लोग का आई टेस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट, अच्छा, यूरिन टेस्ट, अच्छा, और एक्सरे ये सब हुआ था। मेन तो आई टेस्ट ही की, मेन विजन टेस्ट ही मेन था। एक कलर ब्लाइंडनेस का पूछते हैं सर। हाँ, कलर ब्लाइंड में तो जनरली कलर ब्लाइंड वाले लोग को बाहर ही कर देते हैं जी। ऐसे बहुत कम ही पोस्ट रहता है जिसमें कलर ब्लाइंड वाले को लेते हैं। लेज़र आई तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है रेलवे में। अगर आप लेज़र किए हुए हैं तो रेलवे में आप नहीं आ सकते हैं जी। ऐसा है। बिल्कुल। सर ने मेडिकल के बारे में भी काफ़ी सर एक क्वेश्चन था हाइड्रोसिल से रिलेटेड। क्या हाइड्रोसिल अगर किसी का है और ग्रुप डी के मेडिकल में उसको मतलब बोलते हैं कि आपका हाइड्रोसिल है, तो क्या समय देते हैं रीमेडिकल? हाँ, जब अगर आप मेडिकल चेक के लिए जाते हैं उस टाइम पे डिटेक्ट होता है कि आपका हाइड्रोसिल है तो आपको 2 महीने या महीने भर का टाइम देते हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि ऐसा भी है कि रेलवे वाले इलाज कराने के लिए भी करते हैं, लेकिन आप रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है तो उसका चार्ज देना पड़ता है। हाँ। बाकी आपको ठीक होने के बाद ले लिया जाता है। अच्छा सर, तो आपका सिलेक्शन किस पोस्ट में हुआ था? मैं ट्रैकमैन 4 पे हूँ अभी। अच्छा, उसी पे सिलेक्शन है, अभी उसी में कार्य कर रहा हूँ। और कुछ दिन में इनका ट्रेन मैनेजर में सिलेक्शन होने वाला है। उसका मैं जर्नी अलग बताऊंगा कि अच्छा सर एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि टाइम कितना मैनेज किया आप एग्ज़ाम के लिए? एग्ज़ाम के लिए हाँ, थोड़ा सा टाइम का दिक्कत तो होता था, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत होता होगा। जी। मैं तो टाइम निकाल लेता था। बाकी घंटा सर? 2-3 घंटा 4 घंटा? हाँ, 2 घंटा तो देता था, दिन में 2 घंटा देता था जी। और रात में मैं जितना हो सके उतना करता था। मेडिकल के बाद दोस्तों इनसे आखिरी टिप्स पूछना चाहेंगे कि ग्रुप डी एस्पिरेंट के लिए क्या टिप्स होना चाहिए आज के डेट में पैटर्न के लेवल के हिसाब से, है ना? तो सर आप बताना चाहेंगे कुछ? अभी अगर जो लोग एग्ज़ाम दिला रहे हैं उन लोग को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैथ्स और रीजनिंग 2 मेन पार्ट हैं इसमें से, उसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा हाई लेवल का करने का ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा भी हाई लेवल का नहीं आता है, लेकिन बेसिक रहना बहुत ज़रूरी है। आपको नॉर्मल जो बीज गणित है ये सब है वो सब पता रहना चाहिए। रीजनिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग का क्या है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग का सब लोग जानते हैं, रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। बिल्कुल।
जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रीजनिंग अच्छे होता जाएगा। मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ साइंस और साइंस का है, साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। बिल्कुल। साइंस में आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी टेस्ट देना भी जरूरी है। टेस्ट दिलाने से भी होता ही है कि आपको पता चलता है कि पैटर्न क्या है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन सेम भी नहीं आ सकते हैं। सही बात। वो उसको जिस हिसाब से वो चल रहा है उस हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल रेलवे का फेवरेट है सही बात है। तो पीरियोडिक टेबल ये है, इस तरीके से क्वेश्चन उस टेस्ट दिलाने से पता चलता है। सर ने काफ़ी अच्छा जानकारी दी है दोस्तों। आज 5 मिनट में स्पेशल क्वेरीज एंड कमेंट्स का आंसर्स हम दोनों देंगे, सर और मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिरजू कुमार का कहना है कि काइंडली फोकस ऑन PAT, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर PAT। तो दोस्तों, PAT के बारे में सर ने बता दिया कि कितने दिनों की रिक्वायरमेंट है। मेहनत 1 आध महीना कर लीजिए, है ना। अगर के लिए उतना दिक्कत नहीं है, आप 1 महीना कर लिए तो सफिशिएंट है। हाँ, 1 मिनट में तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है रवि कुमार उर्फ चेतन का कि आने वाले वैकेंसी में CET लागू होगा कि नहीं। CET का बात तो गवर्नमेंट से हुआ था, लेकिन अभी तो उसका कुछ आसार दिख नहीं रहा है कि अभी हो सकता है, क्योंकि अभी तो SSC और जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं उन लोग अपने टाइम टेबल निकाल दिए हैं कि कैसे एग्ज़ाम कब एग्ज़ाम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हाल ही में इस 2022-23 में कि CET लागू हो सकता है, उसके बाद फिर हो सकता है। एक क्वेश्चन एकनाथ विके करके है, वेस्ट बंगाल से हम बोल रहे हैं। EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल अप किया हूँ और EWS सर्टिफिकेट HDO गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इशू किया है। ठीक है, तो HDO का साइन है इसमें। आप बताएं कि सर्टिफिकेट DV में एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं। हाँ, अगर रेलवे क्या है सेंट्रल लेवल का है तो इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सेंट्रल SDM तक का जो रहता है उसे अलाउ रहता है। अगर SDM का आपको है तो चल जाएगा। OBC सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो उसको भी SDM से एक बार वेरीफाई कराना पड़ता है। एक क्वेश्चन तपस कुमार मैटी का है कि मेडिकल के बारे में कुछ बताएं। री मेडिकल का प्रोसेस में कितना टाइम देता है रेलवे डिपार्टमेंट। री मेडिकल का प्रोसेस ज़रूरी, मतलब हर चीज़ के लिए री मेडिकल नहीं होता है। ऐसे इसमें यह पूछा था कि हाइड्रोसिल अच्छा, का, तो मैं हाइड्रोसिल का बता ही दिया हूं दोस्तों। तो बाद में हो जाता है, वो ठीक होने के बाद उसको ले लिया जाता है। एक चीज़ है सर, आप ये बताना चाहेंगे, एक कैंडिडेट है सतीश राज सिंह, इन्होंने कमेंट किया है कि अभी बहुत फ्रॉड चल रहा है रेलवे में। कुछ ऑडियो आ रहा है कि सर हम एग्ज़ाम के लिए इतना मेहनत करते हैं और सेलेक्ट कोई और हो जाएगा जिसके कारण मेरिट चली जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे समय में भी ऑडियो आता था और कुछ भी फ्रॉड होता है तो होता था उस समय भी। हमारे शायद DV के समय में एक कैंडिडेट पकड़ाया था, DV में ही हुआ था। DV में एक कैंडिडेट पकड़ाया था जो गलत काम करेगा दोस्तों, आप लोग उस पर फोकस क्यों कर रहे हैं। आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ये सब फालतू की बातें हैं। मेडिकल आई से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आई विज़न तो ग्रुप डी में दोस्तों B1 है। B1 तक लेता है, मतलब 6/60 तक आपका अलाउ रहता है। 6/60 B1 ही है ना वो तो। अच्छा, तो मेडिकल, हाँ, B1 C1 C2 वाले भी पोस्ट हैं। हाँ, जनरली B1 के ज़्यादा रहते हैं पोस्ट। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है ऋतुराज, ये काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला कैंडिडेट है। क्या ग्रुप डी एम्प्लॉय को 1 साल बाद ज्वाइनिंग के बाद सेटिस्फेक्शन होता है अपने जॉब से, और क्या ग्रुप डी से TT या TC बन सकते हैं क्या। देखो, अब मेरा I 6/9 6/18 है, मैं TC बन सकता हूँ क्या, ऋतुराज जी का कहना है। अच्छा, ये पहले ये है कि सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि ग्रुप डी में आने के बाद जनरली आदमी वही होता है कि एक्सपेक्टेशन तो अच्छी रहती है। बिल्कुल। और ग्रुप डी में आने के बाद एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाती है। मेरे लिए यही प्लस पॉइंट है और मैं इसलिए इसमें काम अभी तक कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है कि एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है जी सर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए और डिपार्टमेंट्स के थ्रू आगे बढ़ने के लिए। और जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि टाइम का कमी पड़ता होगा। सही बात। आप पर्याप्त समय मिल जाता है कि आप पढ़ सकते हैं। अमोल शिंदे का क्वेश्चन है कि ग्रुप डी में डिपार्टमेंटल एग्जाम कितने दिन में आता है। ग्रुप डी में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, हाँ, वो क्या बोलते हैं, डिवीज़न टू डिवीज़न फ़र्क पड़ता है, जोन से जोन। बिलासपुर जोन में तो लगभग मेरे को लग रहा है कि हर 3 साल में आ ही जाता है। इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, LDC होता है, GDC होता है। आप उसमें उस हिसाब से जिस एलिजिबिलिटी रखते हैं उस हिसाब से आप सर दिला वीक सकते में हैं। राहुल कुमार का क्वेश्चन है, सर वीक में कितना नाइट शिफ्ट होता हो। वीक में कितना नाइट शिफ्ट जनरली ठंड के समय में होता है, ठंड में और बरसात में। ट्रैकमैन का विंटर पेट्रोलिंग में होता है दोस्तों। बाकी पॉइंट्समैन हो गए और जैसे बहुत सारे स्टाफ हैं
उन लोग का कभी अपॉइंट्समैन का तो खैर हमेशा नाइट ड्यूटी Pointsman रहता का है, तो हमेशा रहता है वो। है ना। वो उन लोग के मतलब शिफ्टिंग में रहता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 करके ड्यूटी रहता है। और हेल्पर लोग कभी कभार, हेल्पर लोग का शायद नहीं रहता है, ठीक है भाई। फॉर्म भरते समय EBC पे ओके कर दिया था, फीस 250 लगी थी, अब क्या करना होगा। मेरा स्कोर किसमें 55 ओके से कर दिया? 55 से 60 आ रहा है, रोशन बोरवारकर का कहना है। अच्छा और मैं CR मुंबई से अप्लाई किया हूँ, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं? अच्छा, एग्ज़ाम हो गया है मतलब इनका। हाँ जी 55 से 60 आपका आ रहा है तो थोड़ी सी कम है नंबर रहने को तो, लेकिन अगर साल वहाँ की कट ऑफ वैकेंसी थोड़ा भी कम ज़्यादा होना है, चाहिए। वहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा है, थोड़ी सी कट ऑफ कम होनी भी चाहिए इस बार, क्योंकि टफ आ रहा है। बहुत समय भी हो गया तो चांसेस हैं बॉर्डर में हो सकते हैं। दिनेश सैनी का क्वेश्चन है, मेरा चौथे फेज में है तो अभी क्या करना चाहिए? चौथे फेज Exam, में है। हाँ अच्छा, मतलब अभी आपके लिए लास्ट समय चल Last रहा समय है, एक आप अपना लास्ट समय में आप टेस्ट दिलाइए। टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं बिल्कुल, उस वाले टॉपिक को उठा के आपको पढ़ना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कमजोरी पर। अपनी कमजोरी पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरा और- कहना है कि फेज 1 कैंसिल होना चाहिए सर, पूरा धांधली का खबर आ रहा है, ये सब फालतू बात है, आप लोग ये सब में मत रहिए ऋषभ कुमार जी। और एक और क्वेश्चन है श्री कृष्ण पाल जी का कि NTPC और ग्रुप D वैकेंसी अब कब आएगी? अब इसको तो गवर्नमेंट ही बता सकती है क्या भाई। 2 से 3 साल में आते रहेगा दोस्तों, हमेशा अभी समझिए। रिक्वायरमेंट तो है, अभी ज़रूरी है। बाकी तो मैं काफ़ी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसे लगा? आज मैं स्पेशल आप लोग के लिए एक क्वेरीज एंड आंसर डायरेक्ट जो इंटरव्यू लेता हूँ जिस सर का, उनसे भी पूछा है, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, और अगर आप लोग को लगता है कि इससे दूसरों की हेल्प होगी तो उनको भी शेयर कीजिए। तो मिस्टर गौतम सर ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया है सर, थैंक यू अरे, आपके धन्यवाद इंटरव्यू आपको के लिए। और मैं जब भी सर का सिलेक्शन होगा गार्ड में, ट्रेन मैनेजर आज के डेट में बोलते हैं, गुड्स गार्ड को छोड़ दिया है नाम, तो इनका मैं ज़रूर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का भी जर्नी मैं लाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।